सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबडी सॉरी कि आज लेट हो गया करंट अफेयर अपडेट करने में, लेकिन कभी कभी देर हो जाना भी काफ़ी सही होता है क्योंकि कंटेंट अच्छा रहे, कंटेंट का जो एक्सप्लेनेशंस है वो अच्छा रहे, उसके बारे में बिल्कुल सारे डायमेंशंस को पूरा किया जा सके। सो सारे चीज़ों को कवर करने में थोड़ा सा समय लग गया, सो उसके लिए सॉरी। आने वाले समय में सुधार किया जाएगा कि वीडियो बिल्कुल अप टू डेट टाइम पे दिया जाए। सो आज के लिए खेद है कि हमने समय पे वीडियो नहीं दे पाया। सो अभी ये वीडियो आपके पास आपके समक्ष उपलब्ध हो रही है। आज हमारा 5 क्वेश्चंस है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं। सो एक हमने बदलाव यहाँ पर ये किया है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उन 4 ऑप्शंस को हटा के सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे रखा जा रहा है, क्योंकि जो यूपीएससी सीएससी का पेपर इस बार हुआ है उसमें इन्होंने एक नया बदलाव किया है कि एलिमिनेशंस मेथड को बिल्कुल फिनिश कर दिया है। हालांकि लगा सकते हैं, लेकिन अब एक्यूरेट आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को नहीं सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब उनका ये मानना है, उनका पेपर से ये समझ में आ रहा है कि अब आपको एक अच्छी समझ, डीप समझ होनी चाहिए जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो। सो आपको सिर्फ एक आंसर पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास कई सारे ऑप्शन आ गए उसमें से आप करेक्ट ऑप्शन को छांट रहे हो। ठीक है, सो उसी हिसाब से ओनली 1 ऑप्शंस को लेकर चल रहे हैं। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जस्ट वेट, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, मई 2023 के महीने में कितना वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की बात की जा रही है, राजस्व एकत्र किया गया है। सो राइट आंसर आपका है 1.57 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सो आपके जानकारी में होना चाहिए। इसको देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। सो वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी है, राजस्व मई 2023 के महीने में वार्षिक आधार पर 12% बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 के महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह की सूचना दी, जो अब तक का सबसे अधिक है। ओके, देखिए जो जीएसटी है, जीएसटी इसको हम कहते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। सो इसको प्लीज़ आपको आई होप कि पता होगा। माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर कहते हैं इसको हिंदी में। क्लियर? इसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं। जो जीएसटी है यह अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। सो वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस इस हिसाब से आ जाते हैं। सो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वस्तुओं के खरीद करने या सेवाओं के इस्तेमाल पूरा करने के लिए चुकाना पड़ता है। ये कब भारत में अप्लाई हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को यह भारत में अप्लाई हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 279 क्लॉज A1। ठीक है, जीएसटी संबंधित आर्टिकल है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 122वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि हमने इसके बारे में पूरा का पूरा तरीके से वृत्तांत में मैंने बात किया। आप इसमें से जो भी आपको पॉइंट लगता है इंपॉर्टेंट उसको प्लीज़ आप नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस राज्य ने एमएसएमईज के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? ठीक है, सो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। अभी यूपी पीसीएस का यूपी का आरओ का पेपर भी आ रहा है, तो आई होप कि अब ऐसे कंटेंट जो है वो आपको याद रखना है। जब यूपी पीसीएस का नेक्स्ट पेपर होने वाला है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, जब हम लोग मैराथन क्लास चलाएंगे तो वहाँ पे भी इसकी चर्चाएं की जाएंगी। सो अगर आज छूट जाता है चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर जिसको यूपी आरओ का पेपर देना है उसको ये कंटेंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, या यूपी के जितने भी पेपर हैं फिलहाल जो होने वाले हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 75 जिलों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए
15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य एमएसएमई को कवर करना जो अभी तक एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई हैं, लेकिन पंजीकृत केवल 14 लाख हैं। देखिए ये हमारे जो आंसर राइटिंग होती है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टैगलाइन हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है कि कार्यरत तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी ये लोग पंजीकृत नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, और अगर इसके बारे में और बात करना चाहें तो देखिए जो एमएसएमई है देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी के लगभग 29% योगदान करता है भारत के जीडीपी में। तो ये भी हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। भारत के जीडीपी में 29% योगदान करता है एमएसएमई सेक्टर। ओके, ये आपको नोट डाउन प्लीज़ करना है। ठीक है, अब देश के सबसे बड़ा जो रोजगार का जरिया है ना वो एमएसएमई है, ये भी आपको याद रखना है। देश के सबसे बड़ा रोजगार का जो जरिया है वो एमएसएमई सेक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ आप राइटिंग को इग्नोर करना, बस मैं बोल भी रहा हूँ तो आप इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हैबिट नहीं है पैड पे लिखने का, तो थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कर देना कि राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है। ओके, और चलिए ये भी हमने बात कर लिया, और देश में सबसे बड़ा ये रोज़गार का जरिया भी है, और एमएसएमई देश के जो घरेलू उत्पाद है यानी जो जीडीपी है उसमें लगभग 29% का ये योगदान करता है। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, और हमारे लिए कुछ मेंस के अच्छे टॉपिक भी पॉइंट भी यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश दिवस है, यहाँ यूपी की बात है तो ये भी बात कर लेते हैं कि जो यूपी दिवस है वह कब, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे, और मैं कई बार इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कराया यूपी स्पेशल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने की एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वह देश कौन सा है? तो वह है नेपाल। ओके, वह देश नेपाल है। तो आई होप कि आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में अगर बात करें तो भारत और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल के जल विद्युत निर्यात सहित ऊर्जा और परिवहन पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, और दोनों नेताओं ने वर्चुअली 6 कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें एकीकृत चेकपोस्ट, रेल लाइन, बिजली पारेषण परियोजना को विकास शामिल है। अब देखिए जो नेपाल है, अगर इसके पीएम की बात करें तो हमने बात किया कि कमल दहल प्रचंड। ओके, और अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। याद रखना नाम, रामचंद्र, जस्ट वेट, रामचंद्र पौडेल यहाँ के अभी के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर बात करें कि भारत और नेपाल आपस में कितने राज्य को साझा करते हैं भारत के साथ नेपाल, तो 5 राज्य के साथ साझा करता है। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन सा? देखिए, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस पर चीन द्वारा चेतावनी दी गई है? ये जो ना MOU के भी नाम से आ सकता है। ठीक है, MOU के भी नाम से, मेमोरेंडम। तो
तो ये भी आप आ सकता है, जिसको भी याद रखना, हस्ताक्षर भी आ सकता है, ठीक है। सो राइट आंसर है ताइवान। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका और ताइवान ने दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिन पर चीन से चेतावनी दी गई है। वाशिंगटन और ताइपे में वास्तविक अमेरिकी दूतावास के माध्यम से एक बहु अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार और अनौपचारिक संबंध बरकरार है। तो आई होप कि इस पे, हालांकि ताइवान जिसके भी साथ अपना संबंध स्थापित करता है या कहीं पे देश का दौरा करता है, तो चाइना को वहाँ पे आर्गूमेंट देना पड़ता है। चाइना को काफ़ी, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं मानता है कि ताइवान जो है उसका अपना खुद का अपना प्रांत है, क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए चाइना का मानना यही रहा है कि ताइवान उसका क्षेत्र है, और उसका ये भी मानना है कि एक न एक दिन हम इसको अपने परिक्षेत्र में इसको हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ताइवान है ना, वो खुद को एक आज़ाद क्षेत्र मानता है, और उसका अपना संविधान भी है, और वहाँ के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। तो ताइवान का अपना पर्सपेक्टिव है, चाइना का अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सो इसको आप इस व्यू से देखना। अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाले जो कंटेंट है इसको भी आप बिल्कुल वहाँ पे सम्मिलित करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की है, ठीक है। तो राइट आंसर है पाकिस्तान। ओके, इसको देख लेते हैं। सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि पाकिस्तान की वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई में बढ़कर 37.97 हो गई है। अप्रैल में ब्यूरो ने कहा कि 36.5% पर पाकिस्तान का सीपीआई उच्चतम दर्ज किया गया है, और यह लगातार दूसरे महीने राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। देखिए सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद रखना, ये जो सीपीआई है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी इसको कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है। घरेलू उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान एवं सेवाओं के औसत मूल्य के मापने वाला एक सूचकांक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, घरेलू उपभोक्ता द्वारा, ये एक जो देश है, देश का जो एक बाउंड्री है, उसके अंदर के लोगों के द्वारा खरीदे गए सामान एवं सेवा के औसत मूल्य के मापने का एक सूचकांक होता है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई के आंकड़ा कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चंस मैक्सिमम हमारे एग्जाम में आते हैं कि सीपीआई का जो आंकड़ा है कौन जारी करता है, ठीक है। तो इसका जो आप जवाब देंगे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करना है, देखिए इसके कई सारे इसके परिभाषा होते हैं। अगर हम इसमें अगर प्रोफेशनल एक शॉर्ट में बात अगर हम करें तो देखिए इसका मतलब होता है महंगाई, ठीक है, ठीक है। इसका महंगाई अलग अलग बुकों में अलग अलग इसके परिभाषाएं हैं, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न जो माल और सेवा है ना, कीमत में जब उनके वृद्धि होने लगता है तथा मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वह गिरने लगती है, तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जो वस्तु है और जो सेवा होती हैं, उनके जब कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, और जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति घटने लगती है, ठीक है, तो इसको हम महंगाई कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अगर और इसको खुल के बात करें तो जैसे किसी अर्थव्यवस्था में जो सेवा और वस्तु है, मांग में वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन आपूर्ति समान ही रहती है। जिस तरह से मांग हो रही उतना उसका आपूर्ति नहीं हो पा रही, एक समान स्थिति से आपूर्ति चल रही है, ठीक है। तो कीमत में वृद्धि होती, भाई डिमांड बढ़ गया तो दुकानदार क्या करेगा, सामान का कीमत बढ़ाएगा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, काम करते हैं, इस पर मैं 10 रुपये ज़्यादा पुट कर दे रहा हूँ, और बोलूँगा भैया जो सामान 10 रुपये का आता था वो 110 रुपये का आएगा अब, ठीक है। सॉरी जो सामान 100 रुपये का आता था वो 110 रुपये का आएगा, तो उसने बढ़ा दिया। लेकिन जो आपूर्ति है वो बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में चल रही है, मतलब डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है।
तो जो कीमत है ना सामान की बढ़ गई, ठीक है, और जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति घट जा रही है, मतलब वो जो मुद्रा है उतने में उस सामान को खरीद नहीं पा रही है। तब समझ गए? तो इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषाएं हैं, आपको जो समझ में आवे जिस हिसाब से उसको बस अपने माइंड में आप रख लो। तो मेरी बड़ी लेट हुआ था, इसके लिए सॉरी कि आज मैं करंट का जो ये सेगमेंट है मैं सुबह के मॉर्निंग के टाइम में नहीं दे पाया हूँ, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन एक अच्छा कंटेंट एक तरीके से देने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा समय लग गया। सो आई होप कि आप इसको एंजॉय करिए और एग्ज़ाम के व्यू से आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली का शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी इसका मज़ा आएगा। जब एक महीने का आपके पास करंट हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि आपके पास मैक्सिमम एक महीने के जो कंटेंट है वो आप उसको बिल्कुल अच्छे से रिवील कर पा रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।